नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के जो पीछे की शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस कर हमने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। इसमें सभी के सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आगामी जो भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यह हूबहू सेम दिल्ली पुलिस के जो अभी के एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं उसी के पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को हमने तैयार किया है। तो काफ़ी क्वेश्चन इसी से मिलने की पूरे चांस रहेंगे। इससे पहले भी हमने ऐसे ही 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे ऑल शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछे जा रहे हैं। इस बूस्टर सीरीज़ का यह पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले वाले 3 हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी हम जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको लेकर आ रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज के पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो बात करें आज के क्वेश्चन की, तो 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी के आधार पर हमने 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने डैश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो पूछा है तात्या टोपे के द्वारा 1857 की क्रांति का विद्रोह जो किया था, तो माने कहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बात करें तात्या टोपे कौन थे, तो वह नाना साहेब के सब यानी सेनापति थे, मुख्य सेनापति। तो यह भी पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे किसके सेनापति थे, तो वह नाना साहेब के सेनापति थे। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी के आधार पर हमने पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पूछा है भारत में उत्तरी सरकार क्या है। तो भारत में उत्तरी सरकार की बात करें तो वह कौन किसे कह सकते हैं, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक तटीय मैदान का नाम है उत्तरी सरकार, जो कि जियोग्राफी से एक क्वेश्चन है। इसमें हमने बात की है उत्तरी सरकार और पश्चिमी सरकार। तो उसी के आधार पर बात करें तो जियोग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ साथ स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उत्तरी सरकार की बात करें तो यह एक तटीय मैदान का नाम है जो कि भारतीय भौगोलिक के आधार पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का पहले तो बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। पूछा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या शामिल है। तो बात करें तो भारत की तीसरी अनुसूची में क्या कुछ शामिल किया गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें सपा शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में बात की गई है तीसरी अनुसूची में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में बारे में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की है। तो क्रिएटिव पेटेंट्स की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहाँ पर पेश की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के बीच में, जो कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसी मामले में उच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और उसके अन्य। तो इसी केस के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 16 अक्टूबर 2024 को भारत में आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें हमने विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रौद्योगिकी क्षमता पर जोर दिया है। तो यह दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय 6G गोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश पर एक संयोजन थी। यानी पूछा है वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वह मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाई जा रही थी? तो यह किस पर आधारित थी वैदिक काल की अर्थव्यवस्था? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था इसी के आधार पर बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आदर्श गैस नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1 से 2 क्वेश्चन जो साइंस के पूछे जा रहे हैं, तो उसी आधार पर हमने कुछ साइंस के क्वेश्चन भी लिए हैं। इसमें पूछा है आदर्श गैस के नियम का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो आदर्श गैस के नियम की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब और आयतन और तापमान समीकरण जो कि PV/T यानी जिसमें स्थिरांक द्वारा संबंधित करते हैं। तो यह नियम हो जाता है PV/T जो कि स्थिरांक के बराबर होता है। तो यह आदर्श गैस का नियम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि डैश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। यानी किसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य की नीति निर्देशक एवं प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं वो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज की राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 5846 किलोमीटर जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर यानी पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है? तो पूर्व से पश्चिमी कॉरिडोर जो कि सिलचर से और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। तो यह जहाँ बात की गई है सिलचर कहाँ पर स्थित है तो उसके बारे में बात की गई है, यानी यह किसको जोड़ता है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आसाम को पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर जो कि आसाम को गुजरात से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में डैश से संबंधित नौकरियां शामिल है। तो ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में किस प्रकार की नौकरियां शामिल है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे उद्योग जो कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य नौकरियों की यानी रोजगार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी बुनाई का कार्य, हस्तशिल्प का कार्य और डेयरी जैसे उद्योग हैं वह ग्रामीण गैर कृषि रोजगारी के रूप में माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राजनेता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली थी? बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में जून 2024 में शपथ ली थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो भारत में बिजली उत्पादन कराने का कार्य किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पावर लिमिटेड के द्वारा भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पावर के द्वारा।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पार्ट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी पर भी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी। तो इनमें से कौन सी एक अतिवादियों की मांग नहीं थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी संवैधानिक सुधार, जो कि अतिवादियों की एक मांग नहीं थी। बाकी पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वतंत्रता का और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना, ये अतिवादियों की मांगें थी, जबकि संवैधानिक सुधार यह उनकी मांग नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋषभ शेट्टी, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कृत किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋषभ शेट्टी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है मई जून 2024 में अपने परिसर में आयोजित एक कार्यशाला में आईआईटी धारवाड़ की एक टीम ने दुनिया के पहले डैश यानी सहायता ड्रोन का अनावरण किया था। तो आईआईटी धारवाड़ के द्वारा कौन से ड्रोन का अनावरण किया गया था उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अग्नि बचाओ ड्रोन का उनके द्वारा अनावरण किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है दिसंबर 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया किन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, जिसे हम CECA में तेजी ला रहे हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किस चीज़ पर सहमति हुई है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कृषि, सप्लाई चेन और उभरते क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी, जिसे हम SFDA के नाम से जानते हैं, और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर, जिसे हम MFAL के नाम से जानते हैं, एजेंसी की स्थापना डैश की संस्तुतियों पर की गई थी। यानी पूछा है इनकी स्थापना किस उद्देश्य पर की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति के आधार पर लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसियों की स्थापना 1971 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति के अनुशंसा पर इनकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए अगर किसी को विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 25 वर्ष। तो यह था आज का हमारा ब्रूस्टर सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने SSC यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो भी अभी तक की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर हमने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के पार्ट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे। अगर तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।